औरतों को आत्मनिर्भर बनाना एक षड्यंत्र है। दिस इज गोइंग अगेंस्ट फेमिनिज्म। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये एक तरीके से औरतों को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ओके, चलिए, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ। नहीं नहीं मिल रहा है। जैसे अगर पति उनको दुख दे रहा है, पति उनका अब्यूजिव है, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, कि भाई उनको अगर फाइनेंशियल कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नहीं दे रहे, तो पत्नी दुखी है। तो वहां पर जो है पुरुष के मुकाबले उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो एक इमोशनल जो पूरा कॉन्सेप्ट जो भगवान ने बना के भेजा है वो कहीं ज्यादा है पुरुषों से, उनकी समझदारी कहीं ज्यादा है। तो इसलिए जिम्मेदारी उनके जो उनका जाने का मतलब ये होता है कि जो उनकी पूरी बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेल्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में पुनर्जन्म की व्यवस्था है। हाँ। इस कारण से आप पाप करने से डरते हैं। जो अभी कर्म की हमने बात की कि भाई कर्म आपके अगले जन्म में आपको भोगने पड़ते हैं। विदेशों महिलाओं में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, मैं अब आपको और थोड़ा डीप इसमें लेके जाता हूं। अभी हमने ऊपर ऊपर की बात कर ली है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का कॉन्वर्सेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, थोड़ा आई ओपनिंग भी हो सकता है और थोड़ा शायद कन्फ्रंटिंग भी हो सकता है इफ़ यू आर रियली लिसनिंग क्लोजली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आइडेंटिटी, मॉडर्न लाइफ और कल्चर के ट्रेडिशन के एक क्रॉस रोड पे है। स्त्री धर्म। स्त्री धर्म क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, क्यों फॉलो करना चाहिए, और मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में इसमें क्या है, या आपस में ये कहीं पे मिलते जुलते हैं या नहीं हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे साथ वीरेंद्र सिंह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपके एक यूट्यूब चैनल में आपने बोला था कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाना एक षड्यंत्र है। दिस इज गोइंग अगेंस्ट फेमिनिज्म। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये एक तरीके से औरतों को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ओके, चलिए, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ कि देखिए, आत्मनिर्भर बनना एक षड्यंत्र है। इसमें कहीं भी महिलाओं को कंट्रोल करने वाली नीयत से बात नहीं बोली गई है। उसमें बहुत स्पष्ट ये बोला गया है कि आज फेमिनिज्म का अर्थ क्या मानते हैं लोग, कि जो पुरुष कर रहा है ठीक वही काम महिलाएं करें, तो महिलाओं के लिए इक्वालिटी या सशक्तिकरण का एक मॉडल वो बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने ये कहा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका परिवार है, विवाह से पहले आपकी माँ जो है आपके परिवार का एक सेंटर पॉइंट थी, जिसे हम कह सकते हैं अगर हिंदी में खूंटा, जिससे पूरा परिवार बंधा हुआ है। मानते हैं अगर किसी परिवार में माँ चल बसे, डेथ हो जाए किसी के परिवार में, तो वो परिवार पूरा आप देखें बिखर जाता है। आप देखें वो परिवार में बच्चों का, पति का बहुत मतलब अच्छी स्थिति में नहीं होते वो। ठीक वैसे ही आप भी आज अपने परिवार के एक खूंटे के रूप में आप हैं, कि जिससे आपका पूरा परिवार बंधा हुआ है, बच्चे, पति, सब परिवार। यदि आपके मन में ये आ जाए कि मेरी भी जिंदगी है, मैं क्यों, या हमारे घर में जो हमारी माँ है वो सोचे कि मैं ही क्यों पिसती रहूं, कि घर में सब काम मैं ही करूं, आप लोग घूमो, काम करो, लेकिन मैं ही सारे काम करूं, मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी जिंदगी जीनी है अपनी, तो आपके परिवार की जिम्मेदारी का क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई विवाह नहीं करे, महिला अगर कोई, और बिना विवाह करे, क्या होगा कि आगे चलकर वो करियर में अपने खूब सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसमें दे नीड समवन की जिससे वो बात कर पाएं, जिसके साथ वो जीवन व्यतीत कर पाएं, चाहे पति हो, बच्चों के साथ रह पाएं, वो जब ह्यूमन इंस्टिंक्ट जब सामने आती हैं, वो ज़रूरतें जब सामने आती हैं, तो दे फाइंड देमसेल्व्स सो अलोन कि हमें अब ये करियर नहीं चाहिए, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, जो हम शायद अभी तक नर्चर कर पाते, जो नहीं किया। देन दे मूव टुवर्ड्स कि अब हमें फैमिली बनानी है। ये आपने देखा होगा बहुत लोगों के साथ होता है। पर रिलेशनशिप बनाने का रिक्वायरमेंट तो दोनों तरफ से होता है। एग्जैक्टली। और वो तो एक ह्यूमन कनेक्शन हर कोई क्रेव करता है। बट महिलाओं के लिए ज्यादा, आप अगर पढ़ेंगे शास्त्रों में कि महिलाओं को हमेशा पिता, पति, भाई या बच्चों का साथ के लिए कहा गया है। कभी भी उनको अकेले हर जगह, जब विवाह में आप जब वो करते हैं,
वचन लेते हैं, उन वचनों में भी आप देखिए कहा जाता है कि आपको अकेले बिना पति के कहीं ऐसे जगह पे किसी गार्डन में नहीं जाना है। ये बिल्कुल आप देखेंगे, आपने सुना होगा ये। क्यों नहीं जाना है? बिकॉज जो उनका जाने का मतलब ये होता है कि जो उनकी पूरी बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेल्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए मैं इसको बहुत आराम से बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात छेड़ी इसीलिए। तो मैं पहले उस आत्मनिर्भर वाली बात को कंप्लीट कर देता हूं कि अगर वो महिला ये सोचने लगे कि मेरी भी जिंदगी है और वो खूंटा जो है जिससे पूरा परिवार बंधा हुआ है वो उखड़ के कहे कि मुझे तो अपनी मर्जी से कहीं और बनना है या फिर मुझे जीवन अपना जीना है, तो व्हाट विल हैपन? पूरा परिवार बिखर जाएगा। आज यही हो रहा है। यही कारण है कि आज महिलाएं यदि किसी व्यक्ति के साथ संबंध में है विवाह से पहले, शादी से पहले, आज उसके संबंध के चक्कर में अपने पति को मारने से भी नहीं चूक रही। ये क्या है? मेरी भी जिंदगी है। आप विवाह में ईगो के साथ या एक इंडिविजुअल की तरह नहीं घुसते हैं। आप घुसते हैं जब आप उनका देखभाल करिए, वो आपका देखभाल करेंगे। आपको अपने से पहले दूसरे को सामने रखना पड़ता है। इट इज नॉट ओनली कि फीमेल जैसा करेंगी, पुरुष को भी ये करना होता है। अगर कहते हैं कि पति को आपने भगवान मानना है तो पति को भी कहा गया आप उसको देवी मानो। जहां पर यह भी कहा गया है कि जहां पर महिलाएं प्रसन्न नहीं है जिस घर में, उस घर का हाल अच्छा नहीं होता है। वहां पे देवता भी खुश नहीं होते, वहां पर आपको धन की और शांति की बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। प्रसन्न क्यों नहीं होती हैं? अगर नहीं है तो, अगर उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अगर पति उनको दुख दे रहा है, पति उनका अब्यूजिव है या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, कि भाई उनको अगर फाइनेंशियल कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नहीं दे रहे तो पत्नी दुखी है। तो वहां पर जो है देवताओं का वास करने का अर्थ है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो देवी है, वो देवी आपके घर में, आप अगर गंदगी रख रहे हो घर के अंदर तो नहीं आएंगी। आपकी पत्नी दिन भर अगर रोती रहती है, दिन भर दुखी रहती है, देयर कैन बी मैनी रीजंस टू दैट, बट बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर तो औरतों का ये धर्म है कि उनको घर का सेंटर बन के रहना है, उसके लिए उनको बाकी चीजें सैक्रिफाइस करनी है, तो पतियों का भी धर्म है, अगर वो होगा तभी ये कर पाएंगी। बोथ वेज होता है, राइट? लेकिन इसमें आपको महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा क्यों आ जाती है? बिकॉज कोई भी धर्म जो है उसको ये भी आपने ऊपर रखना है, जिंदा रखना है, जीवित रखना है, उसके लिए महिलाओं का सही दिशा में चलना जरूरी है, क्योंकि वही बिगाड़ सुधार सकती है। किसी भी घर को आप देख लीजिए, इफ वुमेन डिसाइड्स कि मुझे घर बर्बाद करना है, मुझे नहीं, इनसे मेरा कनेक्ट ही नहीं है इन लोगों से, ना सास से, ससुर से, बच्चों से, अब बच्चों तक की मर्डर करा देते हैं, नहीं है तो वो घर जाएगा। लेकिन अगर पुरुष छोड़ के चला जाता है तो महिला संभाल लेती है, अब देखा होगा आपने। लेकिन महिला अगर छोड़ के चले तो फिर नहीं संभालता वो घर। इसीलिए महिलाओं की ज्यादा जिम्मेदारी है बड़ी, बिकॉज वो ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि पुरुष के मुकाबले उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो एक इमोशनल जो पूरा कॉन्सेप्ट जो भगवान ने बना के भेजा है वो कहीं ज़्यादा है पुरुषों से, उनकी समझदारी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए जिम्मेदारी उन पर ज़्यादा है। बड़ा बेटा होता है घर में, बड़े बेटे को कहा जाता है, अगर छोटे भाई भी गलती करेंगे उनको कहा जाता है कि आप जो है आपको इस सुधार के रखना है, इनको डांट उसी को पड़ती है। ठीक वैसे ही महिलाओं के केस में भी, इसलिए नियम इनके लिए ज़्यादा बनेगी। तो ये जो स्त्री धर्म है, स्त्री धर्म पद्धति जिसकी हम बात करेंगे अभी जी, ये औरतों को आपको क्या लगता है एम्पावर कर रहा है, या इज इट अ मींस टू कंट्रोल देम इन अ वे, या इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है कि ये जी कंट्रोल कर देखिए, धर्म जो है, धर्म शब्द जो है कभी भी आपको जीवन में मतलब दुर्बल नहीं बनाता या आपको नेगेटिव की तरफ लेके नहीं जाता। यदि आप सही से फॉलो करते हैं तो धर्म हमेशा सही चीजों के लिए खड़ा होता है। उसके हिसाब से आपको स्त्री धर्म का यदि पालन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से होता है। जैसे उदाहरण पे मैं आप बताऊं, आप महाभारत में वन पर्व में सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद कभी पढ़िएगा, क्योंकि क्या देखिए, हम मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर महाभारत और रामायण को कभी हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनने दिया। उनको आप कभी भी देखिए, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इस डेट को इस दिन ये हुआ। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री या इंडियन डेटेड है, वहां कभी डेट नहीं लिखी गई, वो एक कोडेड फॉर्म में लिखी गई, लेकिन दे वर नॉट बॉदर्ड कि वो आपको एग्जैक्ट डेट लिखें, AD BC या कुछ भी करके, नहीं। क्यों? कि दे वांटेड कि ये चाहे 1 लाख साल बाद या 2 लाख साल बाद भी इन आदर्शों को जीवित रखना ज्यादा जरूरी था।
तो ठीक वैसे ही जब सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद उसमें दिखाते हैं, जिसमें सत्यभामा आपको जानते हैं कौन थे? जी। हाँ, सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी है और वो द्रौपदी से पूछ रही हैं कि आप जो देश के बड़े महारथी हैं, युद्ध में निपुण हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, उन 5 पांडवों की पत्नी हैं आप, वो सब आपके वश में कैसे रहते हैं? आपकी किसी बात को टालते नहीं, आपके हर जो आप कुछ मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो आपको देते हैं, तो आप कैसे उनको मतलब अपना हर काम करने के लिए वो प्रेरित कर देते हैं? मतलब हमको तो बड़ा, मुझे तो कठिन होता है थोड़ा सा। तो वो बताती हैं, कहती सेवा और भक्ति, दैट इज व्हाट आई डू, मुझे सिर्फ यही करना आता है, मैं ये करती हूँ। तो अब उसमें बहुत साफ साफ, जो स्त्री धर्म पद्धति पुस्तक है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो महिला अपने पति की सेवा करती है वो अपने पति को वश में रखती है, कंट्रोल में रखती है। और ये हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं। आप कहीं कंट्रोल में कैसे रखेंगे? गुरुदेव हमारे जो गुरुदेव हैं, अच्छा, उन्होंने जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी हमें साधन है वो बताते हैं, तो वो भी यही बात कहते थे। और बाद में स्त्री धर्म में भी यही बात हमें पढ़ने को मिली कि यदि कोई पत्नी, जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्रिकेटर हैं जाडेजा, उनकी पत्नी ने स्टेडियम में कोई मैच जीता था उन्होंने, हालांकि मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मुझे आया वो खबर, तो मेरे मतलब की थी तो मैंने याद रख ली। उनकी पत्नी ने भरे स्टेडियम में सर पे पल्लू रखकर जडेजा का जो है पैर छुआ, तो गुजरात के हैं वो, तो उन्होंने पैर छुआ, तो पूरे सोशल मीडिया पे आने लगा कि देखो आज के ज़माने में भी इस तरह की दकियानुसी हरकतें चल रही हैं, पति के पैर छुए जा रहे हैं। मतलब ये कहने का अर्थ है कि एक पति के पैर छू लेना लोगों को लगता है कि पत्नी को झुकाने का काम है। नहीं, मेरी पत्नी यदि मेरे पैर छू रही है तो मैं उसके किसी भी बात को टालने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है मुझे, बिकॉज ये होता कि गिव एंड टेक है। अगर हम आज की भाषा में समझे कि यदि आप केवल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए अपने पति से, वो चाहिए, बट इन रिटर्न यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग। आपको सेवा के मतलब, जब यदि पति को किसी चीज की आवश्यकता है कि मुझे कुछ पसंद है या कुछ, अब वो करके दीजिए ना, तो आप उनको पैर छूकर आप देखेंगे, वो कहेंगे अरे मेरा इतना सम्मान करती है। अगर वो मन में आपके लिए गलत भावना भी रखते हैं कि, तो कुछ दिनों बाद ही विल चेंज। सो यू आर सेइंग कि औरतों को अगर उनके अंदर भक्ति है, और हाँ, मैं औरत शब्द की जगह आप स्त्री शब्द यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, डिफरेंस क्या है? ये औरत जो है उर्दू शब्द है, इसका अर्थ बड़ा अलग है थोड़ा सा, इसीलिए स्त्री शब्द बड़ा सम्मानजनक शब्द है। अच्छा जी जी। जब आप धर्म शब्द की बात कर रहे हैं, स्त्री धर्म की, तो ये धर्म शब्द जो है ये बहुत एक्सपेंसिव लगता है, लिबरेटिंग लगता है व्हेन इट कम्स टू मेन। बट जब ये औरतों के ऊपर, जब स्त्रियों के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता है, कंट्रोलिंग लगता है। जैसे कि स्त्री का धर्म ये है, पैर छूना है, सम्मान देना है, तो ये उनके लिए थोड़ा कंट्रोलिंग नहीं है? इसको कंट्रोलिंग नहीं, यही उनके लिबरेशन का तरीका है। इसीलिए हमारे ये देखिए क्या होता है कि आज के समय में ये बात करना बड़ा रिस्की है। क्यों? कि जहां एक तरफ महिलाएं जो हैं अपना एक परफेक्ट मैरिज या परफेक्ट लाइफ पार्टनर को खोजने में लगी हैं और उन्हें नहीं मिलता, तो पहले तो उनका ये स्वीकार करना कि हमारी मैरिज परफेक्ट है, पहले तो वही बड़ा कठिन है उनके लिए। ऊपर से फिर ये स्वीकार करना कि जो पति है वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, और ऊपर से फिर उसकी सेवा भी करना, उसकी भक्ति भी करना, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक कॉन्सेप्ट बन जाता है उनके लिए। तो हम पहले ये आएंगे कि पहले बात ये कि आप आज की डेट में कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं है। आप जिन लोगों की तरफ देखते हैं, मैं अगर सेलिब्रिटीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल फिल्म स्टार्स की बात करूं जिनकी बहुत सुंदर पत्नियां हैं, या जिनके जो पति बहुत बिल्कुल कहते हैं ना कि फिल्म एक्टर के जो शक्लें लिए हुए हैं, उनके बीच में झगड़ा नहीं होता है, वो भी सेपरेट होते हैं, आप देखिए। विच मीन्स कि हम जिनको आइडलाइज कर रहे हैं वो भी एक परफेक्ट लाइफ नहीं जी रहे हैं, मैरिड लाइफ नहीं जी रहे हैं। विच मीन्स कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती, ये एक प्रोसेस है। तो आप बोल रहे हैं इसको तो पहले एक्सेप्ट करके ही चलना है। एग्जैक्टली कि हमें जो मिला है, हमें जो पति या हमें जो पत्नी मिली है, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, हमारा कोई पेंडिंग कर्म था उनके साथ, उसके कारण हमको अच्छी या खराब पत्नी मिल रही है, जो हमारे अनुसार खराब हम अच्छी बोल रहे हैं। यू डिजर्व्ड, आप वही डिजर्व करते थे, बिकॉज हम लोग
सूक्ष्म से लेकर विराट स्वरूप कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं या हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, कोई भी ऑर्गन, एक एक सेल हमारी मर्जी से चल रहा है क्या? ओके, एग्री और नॉट? कोई भी ऑर्गन हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है ना, इनवॉलंटरी वो चल रहे हैं। हम सोचे कि आज मैं अपना हार्ट को रोक दूं अभी, आप यू कैन डू दैट। मेरी किडनी को मैं चालू कर दूं, यू कैन डू दैट। अगर मैं सही खान पान करें तो होगा। ठीक वैसे ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, ये सब है अपनी दिशा से चल रहे हैं, अपने स्पीड से चल रहे हैं। आप कंट्रोल कर रहे हैं उनको? नहीं कर रहे हैं। विच मीन्स सटल से लेके जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो पहली बात तो हमारे पति कौन होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना ही ट्राई कर लें, जिनके माता पिताओं ने सालों साल, 5-5, 6-6, 10-10 साल अपनी बच्चियों के लिए, अपनी परियों के लिए अच्छे अच्छे पति ढूंढे, वो भी दुखी, क्योंकि ये तो माना ही जाता है, पहले से डिसाइडेड ही है। एग्जैक्टली। लेकिन यू जस्ट प्ले मीडियम। लेकिन उसके बाद यदि आप अपनी बच्ची से मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसको आपने तैयार ही नहीं किया है कि यदि तुझे कोई परफेक्ट नहीं मिला है, यू ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। आपने सिखाया ही नहीं उसको, आपने केवल ये ट्रेनिंग देके भेजी है उसको कि ये हो जाए तो ऐसे कर लेना, ये हो जाए तो वैसे कर लेना। बेटे को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। बेटी को उसकी माँ ट्रेनिंग करके भेज रही है, लेकिन बेटे को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। तो व्हाट हैपेंस इज कि बेटी को रसोई में जाना शर्म माना जाता है कि बच्ची को रसोई में नहीं, हमने तो जिंदगी भर रसोई में काट लिया है, अपनी बच्ची को हम रसोई में नहीं फंसने देंगे। तो व्हाट यू डू इस, आपने उसको रसोई में जाने से रोक कर, खाना बनाना थोड़ा बहुत ठीक है आ गया, बाकी आपने पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ा दी, ठीक है। अब जो बच्चा है, लड़का है, वो भी अपनी माँ के साथ लाड़ से पला है बहुत, उसकी माँ ने खूब उसको प्रेम से रखा है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मेरी पत्नी आएगी तो वो भी मुझे ऐसे ही देखभाल मेरी करेगी, मुझे अच्छे से खाना खिलाएगी, कुछ भी। और बेटी, लड़की भी ये सोच रही है कि मेरे जो हस्बैंड होगा मेरे पापा की तरह मुझे खूब पैम्पर करेगा, बट वो नहीं होता है। एक तो लेट शादी होने की वजह से दे बोथ है बिकम ए रिजिड पर्सनैलिटी, जिसमें दूसरे को हम समावेश नहीं कर पाते, तो दे ब्रेक, वो एक्सपेक्टेशन दोनों एक दूसरे फुलफिल नहीं कर पाते, तो टूटता है। तो मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को पहले तो ये सोचना है कि कोई परफेक्ट मैरिज नहीं होती है। हम अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड नहीं करते, ना हम अपने बच्चे डिसाइड करते कि कौन कैसे हमें बच्चे मिलेंगे। इट इज ऑल हमारा जो कर्म है, उसके अनुसार हमको जो डिजर्व हम करते वो आता है। तो फिर उसको द बेस्ट वे इज, जैसा भी पति या जैसी भी पत्नी आपको मिली है, अपने बेस्ट बिहेवियर के साथ उनको आप जीवन गुजारिए और अपना जो कर्म है उसको काट लीजिए, जिससे कि आपको वही, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यू सेपरेट, यू टेक डिवोर्स, आपका वो कर्म वही का वही रह गया जो उनके साथ आपको व्यतीत करके, अच्छा या बुरा समय व्यतीत करके आपको काट लेना था, जिससे कि वो कर्म आगे आपके खड़े ना रहे। ये तब पॉसिबल है जब आप कर्म की थ्योरी में बिलीव करते हो, कर्म रहस्य में बिलीव करते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं एक ही लाइफ है, हम तो ये सब अनावश्यक बातें हैं, हम इसमें बिलीव नहीं करते, फिर तो आप जैसा मर्जी जिंदगी चाहिए। मेरी बात समझे ना आप? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कोई परफेक्ट मैरिज नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि मैं 3 महीने मेरी मैरिज में परफेक्ट चलेगी, 1 महीना लड़ाई होगी फिर हमारी परफेक्ट चलेगी, ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में परफेक्ट होता है, दोपहर में झगड़ा होता है, शाम तक ठीक हो जाता है, या वाइस वर्सा, जैसे भी होता है। ये एक प्रोसेस है जिसको आपको जीना है डेली। जब 30-30 साल, 40-40 साल की पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, तो ये पूरे 40 साल से क्या कर रहे हैं वो लोग? वो परफेक्ट एक दिन खोजे कि ये परफेक्ट हमारी मैरिज का 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, नहीं आता है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करिए कि किसी की मैरिज परफेक्ट नहीं है। आपको भी आपका पति परफेक्ट नहीं मिला होगा, पत्नी परफेक्ट नहीं मिला होगा। तो पहले तो ये स्वीकार करिए कि जो मुझे मिला है आई डिजर्व इट, क्योंकि उसी के थ्रू आप कर्म काट रहे हैं और अपने लेसन सीख रहे हैं। अगर आपने वो नहीं किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिड लाइफ छोड़ी सिंगल व्यक्ति है, वो मानता है कि मुझे अंबानी के घर में जन्म लेना चाहिए था, मैं तो गलत घर में जन्म ले लिया। आपका तो कंट्रोल नहीं था ना, आप कहाँ जन्म ले रहे हैं। अब आप सोचो कि मैं अपना जीवन खत्म करके मैं दोबारा जन्म लूंगा और ढंग के घर में पैदा होऊंगा, तो ये क्या मतलब? आपने अपना जो कर्म इस घर में यदि पैदा हुए, जो कर्म काटने थे, आपने वही का वही रोक कर नेक्स्ट जन्म में वही कंटिन्यू होगा, वही का वही खड़ा मिलेगा आपको। ओके, तो स्त्री धर्म के बारे में थोड़ा सा समझाइए कि ये बुक बोलती क्या बताती है? देखिए स्त्री धर्म, और एक सेकंड, इसमें कुछ भी आदमियों के बारे में भी लिखा हुआ जी है? मैंने यही कहा, आप जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, मैं पहले बता दूं कि एग्जैक्टली क्या है स्त्री धर्म। ये सीनू जोसेफ जी के द्वारा, बेंगलोर से हैं, सीनू जोसेफ जी के द्वारा एक 18वीं शताब्दी की एक पुस्तक थी,
जो राजा की पत्नी ने किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखवाई गई थी, जो पुराने हमारे ताड़पत्रों पे जो है लिखा हुआ, सारे शास्त्रों में जो लिखा था, श्लोक लिखे थे इस विषय पर, स्त्री धर्म के विषय पे, क्योंकि ज्यादातर नियम पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए बहुत कम नियम है। तो महिलाओं के अलग से कोई ऐसा नहीं बनाया गया था कि महिलाओं के लिए क्या नियम है, तो ये स्त्री धर्म लिखा गया। हमारे जितने भी मनुस्मृति हुआ, हमारे शास्त्र हुए, पुराण हुए, महाभारत रामायण में जहां जहां स्त्रियों के विषय का वर्णन था, जैसे मंजन करना है, स्नान करना है, श्रृंगार करना है, और हमें देहली पूजा करनी है, रंगोली वगैरह बनानी है, इस सब का क्या कारण है कि महिलाओं के भले के लिए क्यों है, मासिक धर्म के जो नियम है, मेंस्ट्रुएशन के जो नियम है, उन सब के विषय में बहुत अच्छे से इसमें लिखा गया। कहीं भी उसमें सेपरेशन का भाव नहीं था कि आपका क्या, जैसे यू कैन लीड ए बेटर लाइफ, महिलाओं एक अच्छे जीवन जी पाए, उसके लिए उन्होंने इसको पूरा लिखा। तो वो पुस्तक अब जो है सीनू जोसेफ जी के द्वारा, जब, क्योंकि उस पुस्तक का मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उस पुस्तक में भी लिखी है, एक विदेशी महिला ने उस पुस्तक को इंटरप्रेट किया अपने बुद्धि से, जिसमें उन्होंने ये जितनी भी चीजें थी कि जिसमें आपको कहा गया कि आप मेंस्ट्रुएशन के नियम हुए, या आपको विवाह के नियम हुए, या जिसमें महिलाओं को अपने परिवार को संभालने का, भक्ति और सेवा का भाव हुआ, उन सबको कहा गया कि ये महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करने के हिसाब से डिजाइन किया गया। उस पर्सपेक्टिव से लिखा, जिसे बोलते हैं एट्रोसिटी लिटरेचर। तो इनको लगा कि जब हमारे ग्रंथ का कोई इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहा है, तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम लोग उसको सही इंटरप्रिटेशन दें, अदरवाइज ये क्या होगा, 100-200 साल बाद यही सच्चाई बन जाएगी। तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि इसको ठीक इंटरप्रेट एग्जैक्टली। तो वो उसके जितने भी श्लोक महिलाओं से संबंधित जिन भी पुराण शास्त्रों में जहां भी थे, उन सबको कंपाइल एक जगह किया, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या उसका अर्थ है, उस पूरे बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा। तो बहुत अद्भुत चीज निकल के आई, जिसमें ये समझ में आया हमें कि महिलाओं के, जो आप स्त्री धर्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का जीवन कैसे बेहतर बने, जो हजारों सालों से था। आप ये मानते हैं इस बात को, मैं आप पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, श्रोताओं के लिए भी क्लियर कर देता हूँ, आप ये मानते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर थी कि दुनिया के बाकी स्थानों पर, देशों में? भारत अपने आप में ही बहुत अच्छी जगह थी उस टाइम पे, तो सबके लिए ही बहुत अच्छी जगह थी। अभी भी आप क्या मानते हैं कि अभी भी ऐसा है या पहले ऐसा था? अभी भी ऐसा है, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कंपैरेटिवली। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी कि ये राजीव दीक्षित जी ने बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताया था, मैं एक बार इसको बता देता हूं कि जब उन्होंने एक बात कही कि भारत में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, हाँ। इस कारण से आप पाप करने से डरते हैं। जो अभी कर्म की हमने बात की कि भाई कर्म आपके अगले जन्म में आपको भोगने पड़ते हैं, विदेशों में ये बात नहीं है, अमेरिकन और यूरोपियन सभ्यता में ये चीज नहीं है। तो इस पूरे वाक्य ने मेरे जीवन की सोच बदल दी, पर्सनली मेरे लाइफ। जब मैंने सोचा कि बात तो सही है, इस एक चीज पर सब कुछ टिका हुआ है, कि यदि मैं ये सोचूं कि एक लाइफ, जैसे आज हमारे यंगस्टर्स ज्यादातर सोचते हैं, जेन जी जिसे बोलते हैं, कि वन लाइफ वी ओनली लिव वंस, जो भी करना है वो कर लीजिए, आपको किसी को मारना है, अत्याचार करना है, एंजॉय करना है, हाँ, तो इसके लिए तो उस हिसाब से जीवन जी रहे हैं, और वही हम कॉपी भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को आप देखिए कि जिन लोगों को किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने का हमारे यहाँ नियम था 13 दिन तक, वो गरुड़ पुराण क्या है, आप सच मानिए झूठ मानिए छोड़ दीजिए उसको, आपको सिखा क्या रहा है वो, कि जो आत्मा जिसका मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, अब उसकी अच्छी आगे जर्नी रहे, उसके लिए वी हैव टू, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक तो हम वो करें, आपका दुख कम होता है। दूसरा, ये पाप करेंगे तो ये फल मिलता है, ये पाप कर तो यमदूत ऐसे देते हैं, सच झूठ छोड़ दीजिए। बट वो एंड में सिखा क्या रहा है आपको, कि पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। एटलीस्ट बार बार जब गरुड़ पुराण आप पढ़ रहे हैं, गरुड़ पुराण जो है, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे पाप नहीं करना। तो इससे क्या होगा, एक बेटर सोसाइटी बनती है, जो किसी के साथ भी, अगर किसी महिला के साथ वो कुछ गलत करने की सोच रहा है तो नहीं ये तो पाप है। क्योंकि इंस्टिंक्ट हमारी है कि हमारे अंदर भाव आएंगे, क्रोध आएगा, कामवृत्ति आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हमारे संस्कार उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस एस्पेक्ट से स्त्री धर्म पद्धति में और महिला का क्या कर्तव्य है, जैसे उनको संस्कार उनके बने रहे। क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखिए महिलाओं में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, मैं अब आपको और थोड़ा डीप इसमें लेके जाता हूँ। अभी हमने ऊपर ऊपर की बात कर ली है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि अपने पति को जो है कि मरवा दिया,
घर में लूटपाट के बहाने। ऐसे एक पहले भी 2-3 केस आए, किसी ने ड्रम में कुछ करा दिया, मतलब बहुत सारे केसेस आने लगे हैं पिछले 5 वर्षों में। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई महिलाएं उसको खुश होकर कहती हैं कि पहले पुरुषों ने हम पर किया, अब हमारे को मौका मिल रहा है कि हम कर रहे हैं, ये सोच के साथ वो कि बदला। लेकिन वो हो क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं है कि केवल महिलाएं पुरुषों का मर्डर, अपने पति का मर्डर करवा रही हैं, पुरुषों ने भी महिलाओं को मर्डर कर देते हैं, दिन दहाड़े कर देते हैं, एसिड डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन महिलाओं की तरफ से ये बड़ा भीभत्स कार्य है कि वो इतना झूठ, पुरुष अगर मारेगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी देखा वो ओपनली मार देता है, चाकू से मार दिया, कुछ भी मार दिया, एसिड डाल दिया, कुछ भी करेगा। महिलाएं जो है वो बहुत चालाकी से कर रही हैं, वो ऐसे नहीं कर रही है कि उसने सबके सामने पति को मार दिया स्ट्रेटजी के साथ। ओके, क्यों? इसका रीजन है बायोलॉजी में। अब ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमें बड़ा ध्यान से इसको टैकल करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, महिलाओं के शरीर में जो उनकी बायोलॉजी है, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सब इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन का जो फंक्शन है ये आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि आप उसे रोक दें, एक इनवॉलंटरी फंक्शन है जो होना ही है ऑटोमेटिकली। बात समझ आप? इसीलिए महिलाओं को संन्यास नहीं दिया जाता, सनातन धर्म में उनको संन्यास नहीं दिया जाता जब तक कि वो मेंस्ट्रुएशन एज में रहती हैं। मेनोपॉज के बाद जो है उनको संन्यास मिलता है, यदि मिलता है तो, उससे पहले नहीं मिलता, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को भी जो है ब्रह्मचर्य के हिसाब से वो गिना जाता है कि ये ब्रह्मचर्य इसमें कायम नहीं रहता आपका। ठीक है, इस फंक्शन, नॉट बिकॉज कि आप थॉट ऐसा कुछ होता है, ये वो प्रोसेस की वजह से, बायोलॉजी इज इनवॉलंटरी है। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस है जो इनवॉलंटरी होती है। अब इसमें आता है कि जब कोई महिला, इसलिए हमारे यहाँ कभी भी विवाह से पहले किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मनाही थी। उसका कारण क्या है? वो है बायोलॉजी में। अब इसको मैं, है तो बहुत वास्ट टॉपिक, यदि आप पढ़ने लगेंगे मैं बहुत बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कि जब महिला किसी पुरुष से संबंध बनाती हैं तो उस संबंध बनाने की वजह से जेनेटिकली कई लेवल पे कई प्रकार के अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन महिला के शरीर में होते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन्स का जो उसका संसर्ग का मतलब यह है उनके बीच में इंटरकोर्स हुआ हो। तो क्या होता है कि जो महिला का जो बुद्धि है, शरीर है, वो सिंक होता है उस व्यक्ति के साथ, हो जाता है। एंड इन अ वे उसको भी नहीं पता चलता है, वो व्यक्ति उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मतलब वो हमेशा उसी के विचारों में खोई रहेगी, वो हमेशा उसी के विचारों में चलती रहेगी। तो उसको भले कितना ही अच्छा पति मिल जाए, कितना, चाहे चेहरे से अच्छा हो, चाहे प्रोफेशन वाइज पैसे से अच्छा हो, वो उसके विचार से नहीं निकल पाती। इसको बोलते हैं, इसका नाम पर्टिकुलरली बोला जाता है सेक्स पेप्टाइड बोला जाता है इसको, कि जो प्रोटीन्स सीमन में होते हैं व्हेन दे एंटर फीमेल्स बॉडी, दे मेक जेनेटिक अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन, जिसकी वजह से महिला का दिमाग उस व्यक्ति के हिसाब से चलने लगता है एंड वो अपने दिमाग से उसको निकाल नहीं पाती है। इस वजह से क्या होता है कि जब वो किसी पति के साथ भी होती है तब भी उसके दिमाग से वो नहीं निकल पाता है, और इस कारण से वो चाहे कितना ही अच्छा परिवार मिल गया हो उसको, वो उस कारण से इतने बड़े कदम उठा लेते हैं, बिकॉज वो इनवॉलंटरी ऐसा फंक्शन है कि जो उनको ओव्यूलेशन के बाद जिस प्रकार की काम वृत्ति उनमें जगती है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। अगर वो संस्कार में नहीं है, अपने स्त्री धर्म में नहीं है प्रोवाइडेड, तो जब आज अगर हमारी बच्चियां ऑफिस की वजह से या पढ़ाई की वजह से घर से दूर रह रही हैं, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मर्यादा कंट्रोल नहीं है कि अगर वो गलती से ऐसे आप देखिएगा, मतलब ये भी बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आज सरकार ने जो है बच्चियों की शादी की एज 18 साल थी पहले, अब उन्होंने 21 साल कर दी है। लेकिन क्या 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चियों को व्यभिचार करने से रोक पा रही है सरकार? बॉयफ्रेंड तो वो बॉयफ्रेंड तो वो भी ढूंढ रहे हैं, लड़के वो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं, विच मीन्स कि उनकी जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो तो आ ही रही है ना सामने, दैट इज ऑलरेडी इन प्ले। और ये मैरिजेबल एज अगर दोनों की, स्त्री की, आदमी की 18-19 हो जाए तो इस टाइम पे ठीक है, बायोलॉजिकली तो वो एड्रेस हो रहा है उनकी नीड्स, लेकिन साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इजंट दैट अ वेरी टेंडर एज की इतनी बड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए एक महिला के ऊपर और एक आदमी के ऊपर भी? जी देखिए, हम अगर सोसाइटी की एक संरचना देखें तो आज से शायद 500 साल पहले अलग तरह की व्यवस्था थी कि घर में सब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी,
और चाचा ताऊ सब बच्चे जो हैं, माता पिता बड़े बच्चे हो जाते थे, बड़े माता पिता को पता ही नहीं लगता था बच्चे कब बड़े हो गए, या तो चाचा के घर पे खा लिया, सब जॉइंट फैमिली था। आज अलग हो गया है सब। तो इस समय पे अगर हम ये सोचेंगे कि बच्ची को 18 साल तो थी ना, सरकार ने 21 कर दी, तो जिस भी कारण से किया होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ 18 कर दो या 16 कर दो, मैं ही कहता हूँ कि आप बायोलॉजिकल जो इश्यूज को एड्रेस किया हमारे ऋषि मुनियों ने, उसको आप नहीं देख रहे हैं। तो बायोलॉजिकल इश्यूज में ये भी होता है कि बच्चियां जो हैं 18 साल की एज में यदि वोट देने लायक हो सकती हैं, एक देश की सरकार बनाने के डिसाइड करने के लायक हो सकती हैं, तो परिवार को बिठाने लायक हो सकती हैं। यदि वो इस एज में अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढकर उसके साथ संबंध बनाकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी झेलने की जिम्मेदारी अगर सह रही हैं, तो मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेबल जो जिम्मेदारी वो है कि घर को संभालना। पर यहाँ पे हम इस बिलीफ के साथ ही बात कर रहे हैं कि वो जो औरतें हैं वो काम ना करके आगे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेंगी, है ना? क्योंकि अगर तो उनको आगे काम करना है तो एजुकेशन पूरी करनी है, फिर तो शादी का कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं। तो वी कम फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये सिस्टम ही ऐसा रहेगा जिसमें जो महिला है वो काम नहीं करेगी और वो अपना घर चला रही है, घर संभाल रही है ना? क्योंकि ये भी एक चीज इस सोसाइटी में एक मानना और एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि आज देश में जिस उल्टी विचारधारा में हम उल्टी मतलब जो समाज जिस दिशा में जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे जंक फूड नहीं खाते, हमारे बच्चों को पूछेगा कि पेप्सी पीनी है, तो मेरे बेटा बोलेगा कि वो क्या होता है, बिकॉज ही नेवर टेस्टेड इट। तो कहते ये कैसे आप बच्चे को बड़ा कर रहे हो? तो दो इट इज अ करेक्ट वे ऑफ अपब्रिंगिंग एक ऑर्गेनिक बच्चे को, लेकिन लोगों के अनुसार क्या है वो, ये अपने बच्चे को आप नया है, तो इसका मतलब ये नहीं गलत है। मैं ये मानता हूं कि इस देश में सही विचारधारा, जैसे राजीव दीक्षित जी की विचारधारा, आयुर्वेद को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, सब लोग नहीं मानेंगे। तो हमारा ये जो विषय है ये है उनके लिए जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। क्योंकि आप आप देखिए कि आज के समय में विवाह से पहले आपका नौकरी के अलावा काम, जो भी काम आप बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई, ये सब आप जो करते थे ये लाइफ को बेटर बनाने के लिए करते थे आप। लेकिन आज पढ़ाई बच्चों के स्ट्रेस का कारण बन गई, नौकरी आपके हेल्थ का बिगाड़ने का कारण बन गई, और शादी जो है लाइफ बिगाड़ने का कारण बन गई। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो डिजाइन हमारे यहाँ किए गए थे कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमने उसमें कॉम्प्लिकेशन और वेस्टर्नाइज सिस्टम लाकर उसको गड़बड़ कर दिया पूरा का पूरा। मतलब आप बोल रहे रोल्स बहुत डिफाइन थे जो हमने अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट यू थिंक इट्स द फेमिनिज्म? नहीं, वेस्टर्नाइज्ड आप जो उनका पास्ट है इज अवर फ्यूचर। यूरोप और अमेरिका सभ्यता जो है, जो वो पास्ट में कर चुके हैं, ये जो हमारे यहाँ आज हो रहा है, अमेरिका देख चुका है सब कुछ। वहां पे आप अगर फिल्मों में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, वहाँ वो जो लाइफ जी रहे हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं कि अरे ऐसा लाइफ होना चाहिए। अब धीरे धीरे उनको ये ऑप्शन मिलने लगा है कि यदि वो कुछ भी किसी लिव इन में, फॉर एग्जाम्पल बिना शादी के साथ रहना, आप 30 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे, पर अब तो लॉ भी इसको अलाउ। एग्जैक्टली। तो ये हो गया। तो ये किसने किया? हमने तो नहीं अलाउ किया। आप भी मन से नहीं अलाउ करेंगे इसको, लेकिन फिर भी हो गया। और मैं इंडिया की बात छोड़ दीजिए, आप अमेरिका की बात देखिए। अगर आप देखेंगे, जब अमेरिका में स्लेवरी का टाइम था, जब ये ब्लैक लोगों को ये बेचते थे, खरीद, उस टाइम महिलाओं की आप ड्रेस देखिए, आप सारी ढकी हुई, बहुत अच्छे से पूरा अब उनकी ड्रेस को भी आपने टी शर्ट जीन्स और जो रिवीलिंग ड्रेसेस आज हो गई हैं उसमें कन्वर्ट है। तो अमेरिका के साथ भी ये हुआ है। सो इट इज नॉट अमेरिका इज डूइंग इट टू अस, वो अमेरिका के साथ भी हो गया है। बिकॉज जिस तरह की मानसिकता वो दुनिया में बनाना चाहते हैं, वो हमारा जो पास्ट, उनका जो पास्ट है हमारा फ्यूचर बनेगा। तो पहले उनको बदलना पड़ेगा, फिर भारत बदलेगा। और मैं आपको ये बात बता दूं साफ साफ, भारत को बदले बिना इस पूरी दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं संभव नहीं है। लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। ये कहने की जरूरत नहीं है। चाहे आप लैंग्वेज के रूप में ले लीजिए, रशियन लैंग्वेज में वर्ड्स ले लीजिए, चाहे आप जैसे तिब्बत, जब भाषा है तिब्बती भाषा है, हमारे यहाँ के जो विद्वान उन्होंने क्रिएट की हैं कई सारी भाषाएं। तो भारत ने ही दुनिया को ये दिखाया है ज्ञान का रास्ता। जब तक उसको आप बर्बाद नहीं करोगे तो उसका रास्ता जाता है हेल्थ से और महिलाओं से। इसीलिए महिलाओं को किस तरह से खराब कर दिया जाए उसका ये पूरा प्लानिंग है। वो कह नहीं रहे इस बात को, लेकिन अल्टीमेट प्लानिंग उनकी यही है कि यदि भारत देश की महिलाओं को यदि बिगाड़ दिया गया
तो ये देश जो है हमारे काबू में आ जाएगा बहुत आराम से। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। क्योंकि आप जब तक विवाह जैसा एक पवित्र चीज जो है उसको उसने इतना दूषित कर दिया है, जितने चाहे फिल्मों के द्वारा, चाहे रील्स के द्वारा, कैसे भी की, और जो फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म बनती हैं, उन्होंने इसका कोई ऑल्टरनेटिव सुझाने के बजाय उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सुझाया लिव इन जैसा, जो उससे कहीं ज्यादा गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है। भले कानून मान्यता दे रहा है तो अंग्रेजों का कानून है ना, सब अंग्रेज भी कानून को मान्यता देकर कुछ भी करने के लिए लीगल हो जाते थे, कि चाहे देश को लूटने का भी, तो अब ये वही कर रहे हैं। तो कानून का रास्ता ऐसा नहीं है कि कल को यदि कानून कह देगा कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है तो ही हम करेंगे, और कल को कानून ये कह दे कि माता पिता की सेवा नहीं भी करो तो चलेगा, तो हम कहेंगे हम नहीं करेंगे। राइट। तो ये तो ठीक वही बात है ना कि मैगी बैन कर दी तो आपने मैगी खाना छोड़ दिया, पर मैगी से बैन हटा तो मैगी खाना शुरू कर दिया। हाँ, ये भी एक चीज है कि अभी की जो जनरेशन है ये थोड़ी सी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है। ये समझ रहे हैं कि ठीक है, जो जो गलतियां हो गई हैं हमें नहीं करनी है, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड दैट कनेक्शन विद देयर गॉड, यूनिवर्स, जो भी बोले उसको। तो जो मैं देखती थी मेरी जनरेशन में और इस जनरेशन में डिफरेंस तो ये है कि ये ज्यादा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअल, और बहुत आई मीन बहुत पेशेंटली, बहुत मन से ढूंढ रहे हैं। किसी ने थोपा नहीं है, पेरेंट्स ने नहीं बोला, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए हमारे यहाँ पर, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि एक यही एस्पेक्ट है नेक्स्ट जनरेशन का, ये दूसरा एस्पेक्ट भी है ना। अभी हम थोड़ा सा स्त्री धर्म से तो अलग हो गए हैं, तो मैं वहां पे वापस जाना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि पीछे आपने बोला था कि महिलाएं जब ऐसे संबंध बनाती हैं तो वो बिल्कुल उनके दिमाग पे हावी हो जाता है दूसरा पुरुष। है तो इसका बहुत डीप उसके शब्द ही है, हाँ। लेकिन कि वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है रिमोटली एक तरह से। राइट, पर तो ऐसे आदमी नहीं होते हैं। नहीं, उनका बायोलॉजी में क्या है फिर? नहीं, उनकी बायोलॉजी देखिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं कनेक्टेड नहीं होते, वो तो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन वो वॉलंटरली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। वॉलंटरली कैसे, मतलब कि अपनी इच्छा से? हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, हाँ, उन्होंने सृष्टि रचना करने की उनके अंदर वो थी, क्षमता थी, बिल्कुल। लेकिन वो जब अप्सराएं आई उनके सामने, अपनी कामवृत्ति के सामने वो हार गए। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ये गड़बड़ हो गया, देन वो उनको उस वृत्ति को छोड़कर दोबारा से उन्होंने अपना व्यवस्था शुरू की। ये इसका कारण जो है वो आता है हमारे चक्रों से। यहाँ आते बायोलॉजी का खेल की जो हमारे 7 चक्र हैं उसमें महिलाएं जो पूरी व्यवस्था उनकी जो गवर्न होती है वो होती है मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र से, जो उनका मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, जो भी सब जो कुछ जो ऑपरेट होना है जीवन में, वो उन दोनों चक्रों को ही सक्रिय रखे हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रखे होगा कि वो बैलेंस रहे दोनों चक्र। उनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसमें वो अपने ऊपर के चक्रों को एक्टिवेट करें। उनके जो प्राण है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करें, जिसका मतलब जो ऊर्ध्वगामी जो बोलते हैं, जो हमारे पुरुष जो कर पाते हैं, उनका तो लिबरेशन का जो है वो है कि जो उनका प्राण जो है वो ऊर्ध्वगामी बने। महिलाओं को ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? कि यदि उन्होंने ऐसे किसी मंदिर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला हुआ, सबरीमाला मंदिर में, ऐसे कोई मंदिर में जाए जहां पर वो ऊपर के चक्रों पे अब कार्य करना शुरू हो गए, वो सक्रिय हो जाएं, तो उनका रिप्रोडक्शन, उनका मेंस्ट्रुएशन, उनका सब बिगड़ जाएगा। बिकॉज अब जो नीचे के दोनों चक्र हैं उन पे कार्य नहीं हो रहा है, मतलब वो सक्रिय नहीं रहे। जिन जगह वो जा रहे हैं, जिस तरह की साधना, फॉर एग्जाम्पल कई महिलाएं जो अपने पति के आज्ञा के बिना या किसी कहने पे ऐसी साधनाएं करने लगती हैं जिन साधनाओं की वजह से उनमें काम वृत्ति ऊपर के चक्रों को एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वो गृहस्थ में है और अपने पति की सेवा में है या परिवार का धर्म निभाना है उनको, उस समय नहीं, तो उस समय यदि आपने ऐसी साधना कर ली जिसमें आपके ऊपर के चक्र एक्टिवेट हो गए, तो आपके अंदर जो है जो काम वृत्ति है और भी वो विरक्ति का भाव आएगा। एक तरह से मैं काम वृत्ति की बात नहीं, ओवरऑल आपको अटैचमेंट भी कम हो जाएगा। अब आप ज्यादा प्रभु के उसमें लग जाओगे। स्त्री का ये धर्म नहीं है, उसको वो जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो पति के माध्यम से करना है। कैसे? जो भी कार्य करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यज्ञ हुआ, कोई साधना हुई, जो करेगा पति करेगा। उसको पति को इस क्षमता में लेकर आना। यदि पति फॉर एग्जाम्पल साधना में नहीं करता है, करता ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया में जीता है पूरा का पूरा, वो इस तरह का कुछ नहीं करता है,
ये पत्नी का धर्म है कि वो उसको उस रास्ते पर लाकर अपनी लिबरेशन के लिए उसके माध्यम से उसको तैयार करे, जिससे दोनों की लिबरेशन हो, दोनों को मोक्ष प्राप्ति हो। पर ये तो दूसरे को कंट्रोल करना हो गया। नहीं, उसकी बेटरमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। राइट। यदि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है, राइट, कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। जिनको नहीं हो तो कुछ भी करे, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जिनको कि हमारा इस दुनिया में आने का एम ये तो नहीं हो सकता कि मेरे फेसबुक पे लाइक बढ़ जाए, या मेरे यूट्यूब पे लाइक बढ़ जाए, या मैं कोई प्रोडक्ट ज्यादा बेच लूं, या मैं इतनी इनकम कर लूं। इतना तुच्छ तो लक्ष्य नहीं है, कुछ तो बड़ा होगा। तो ईश्वर ने हमें जो काम करने के लिए दिया है, वो दिया है कि आप मानवता की सेवा करके, आप समाज में अपने बच्चों की अच्छी पीढ़ी का निर्माण करके, जो हमारे विवाह के समय हम जो वचन लेते हैं, हालांकि कोर्ट मैरिज करने वाले नहीं लेते, कानून तो मान्यता देता है, लेकिन हमारे एक पूरा कर्मकांड है उसका। उसमें जब आप वचन लेते हैं कि मैं एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हम दोनों मिलकर करेंगे, तो वो क्यों वचन दिलवा रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेट एम वही है। अगर हमने अच्छी पीढ़ी का निर्माण नहीं किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश में नेता ये डिसाइड करे कि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं खोलनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देश में कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही आप अच्छी पीढ़ी निर्माण करने, गर्भ संस्कार का नियम का पालन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के कैसी जनरेशन पैदा होने वाली है? जो भीड़ होगी, केवल मूर्ख जनता पैदा होगी, अविवेकी जनता पैदा होगी। वो अविवेकी जनता क्या करने वाली है? महिलाओं पर अत्याचार करेगी। जिस तरह से समाज अब बिगाड़ में चल रहा है वही चलेगा। तो पहले क्या होता है, एक पुरुषों का, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ये भी कह सकते हैं कि महिला अब पति के लिए भाव ही नहीं है उसके अंदर कि मैं इनकी भक्ति या मैं इनको परमेश्वर मानूं। ठीक है, मत मानिए। पुरुषों का अत्याचार की वजह से भी वैसा मानती हैं। तो हमारे कहा गया है कि आपको जैसा भी पति मिला है, आप उनकी सेवा करके उसको बदलाव आप कर सकते हो। लेकिन ये जो आज पुरुषों के अंदर इस प्रकार का आ गया कि ये तो आजकल पुरुष तो इस लायक है ही नहीं जी, वो तो झगड़ा करता है, शराब पीता है, या उसके माता पिता ऐसे हैं। क्यों हुआ ये बिगाड़ कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? जब हमारे यहाँ पर हमारे जो गुरुकुल पद्धति थी, इसको मैं और विस्तार से आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर उपनयन संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, जो जनेऊ धारण करते हैं। तो जनेऊ धारण करने का समय होता था लगभग लड़कों में, लड़कों को ही जनेऊ धारण करवाया जाता, लड़कियों को नहीं करवाया जाता। राइट, ये पता है आपको ना? तो जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया थी वो आदर्श रूप में, मैं बात कर रहा हूँ गुरुकुलों के समय की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज भी ऐसा होता है कि वो आयु होती है लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु के लगभग बच्चों को, लड़कों को जो है वो जनेऊ धारण करवाया जाता है। प्रोसेस ये था कि उसके बाद वो गुरु के सानिध्य में अध्ययन करता था। अच्छा। लगभग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय लगभग 24-25 वर्ष की आयु तक वो अध्ययन करता था, 12-13 वर्ष, जिसमें गुरु उसको जो अध्ययन कराना, मंत्र जाप कराना, वेद पढ़ाना, ये सब करते थे। तो जो इसकी वाइब्रेशन है, आप ये तो मानते हैं कि जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं कुछ भी, वो वाइब्रेशन है एक तरह से। बिल्कुल। उसके बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए कई मंत्र कईयों को नहीं बोलने चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, मतलब पुरुषों को भी मैं कह रहा हूँ, पुरुष गायत्री मंत्र, निर्वाण मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे ये जो मंत्र है इनको ऐसे ही बस कैजुअली नहीं बोल देना चाहिए। तो ये क्योंकि इतने पावरफुल वाइब्रेशन होती है इसके अंदर, जो हमारे को नुकसान करेंगे। इसको एक विधि के अनुसार, एक विधि निषेध के अनुसार करना है कि जो हमारे गुरु द्वारा बताया गया। तो जब वो उपनयन संस्कार करने के बाद बच्चा जो है 12-13 वर्ष गुरु के सानिध्य में रहता था और जो मंत्रों का जाप के द्वारा अध्ययन करता था, तो जो उसका एक यहाँ पे मस्तिष्क में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपकी एग्रेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो एग्रेशन जितना ज्यादा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा आपके अंदर, एग्रेशन, ये जिस तरह से आज हम फॉर एग्जांपल हमें रिजेक्शन किसी ने कर दिया तो हम जाकर उसको जान से मार देते हैं, या हमारे कुछ टक्कर हो गई किसी से तो कोई किसी को मार रहा है, पहले ऐसा नहीं था। कंट्रोल में रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। Okay. तो जो विमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार पुरुष कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके जीवन में पहले तो गुरु नहीं है, ये जो जनेऊ धारण का सिस्टम नहीं चल रहा, उनका अध्ययन जो बैठ के साधना या मंत्र जाप के या जो भी हम कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन की वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डीएक्टिवेटेड पड़ा है सबका। तो बेसिकली ये जो संस्कार हैं ये दोनों के को ही मिलने चाहिए, उनके जो रिस्पेक्टिव हैं। Exactly. क्योंकि अगर हम सिर्फ ये पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन औरतों पे डाल रहे हैं कि स्त्री धर्म आपको फॉलो करना है, तो उनको भी तो चाहिए कि ऐसा एक एनवायरनमेंट मिले जहां वो प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए स्त्री धर्म। वो नहीं मिल रहा है, लेकिन महिलाओं का जो फंक्शन है पूरा का पूरा, उसको यदि संस्कार में रखा जाए तो वो उसको भी सुधार सकती है। मैं ये कह,
इसीलिए वो जिम्मेदारी पुरुषों के बजाय महिलाओं पे है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, जैसे हम बात कर रहे थे इट इज डिफिकल्ट कि एक आपको अगर घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको आपके हस्बैंड से प्यार नहीं मिल रहा है, अग्रेशन मिल रहा है उल्टे, तो फिर अपने अंदर से वो वाला इमोशन लाना कि सरेंडर फिर भी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बड़ी आप उसमें ईगो नहीं है ना, सेपरेशन का भाव नहीं है उसमें, अपने आप को उसका एक भाग मान के चल रहे हैं कि ये मेरा ही पार्ट है। जो अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं कि मैं, वो मेरा आधा पार्ट है, मैं उनका आधा पार्ट हूं, तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये मेरी भी प्रॉब्लम है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप जब तक सेपरेटेड फील करेंगे तो आप कभी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी बॉडी में अगर राइट साइड में यहाँ प्रॉब्लम है तो मेरा ये हाथ उस हाथ को दबाकर उसकी ब्लीडिंग रोकेगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं अलग हाथ हूं, मुझे नहीं करना है। सो इट विल डू समथिंग फॉर दिस, तभी वो हेल्दी रहेगा। तो आप ये वाली बात जो कह रहे हैं कि ये औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको सुधार सकती हैं, ये औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इसीलिए ये है कि उनको भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है कि वो पुरुषों से कहीं ज्यादा समझदारी के साथ चीजों को समझती हैं। ये पॉइंट मैं थोड़ा और एड्रेस करना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ऑडियंस ये सोचें कि बस आंखें बंद करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको फॉलो करो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है ये कि मैं 1 घंटे के पॉडकास्ट में इसको कवर करूं तो मैं इसका अन्याय कर दूं इस विषय के साथ। और जो लोग पहली बार जीवन में इस विषय को सुन ही पहली बार रहे हैं वो शायद इसको समझ ना पाए और शायद इसका गलत अर्थ निकाल लें इसका। बस मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर जो ये नियम है, 12 वर्ष की आयु तक जो है लड़के या लड़कियों के लिए कोई नियम लागू नहीं होता ज्यादा, जब तक उनके पीरियड्स या उनकी प्यूबर्टी नहीं शुरू होती है। उससे पहले वो जैसे भी जीवन जिए। नियम शुरू होते हैं 12 वर्ष की 13 वर्ष की आयु के बाद, जब पीरियड शुरू हो जाते हैं या बच्चे को जनेऊ धारण करवा दिया जाता है। उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां जो है जब वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कि बच्ची जो है, जैसे मैं यदि आपको बात करूं, नेपाल की बात करूं मैं आपको, नेपाल में जब मैं गया काठमांडू 2018 में, वहां मुझे पता चला कि वहां कई स्थानों पर बच्चों की 3 शादियां होती हैं। अच्छा, 3 शादियां होती हैं। पहली शादी होती है बेल के फल से, लगभग 8-9 वर्ष की आयु में जो बेल का फल होता है उससे होती है। दूसरा विवाह जब वो प्यूबर्टी पे आते हैं उसके बाद होता है विष्णु जी से। और तीसरा विवाह जो एक्चुअल में है किसी व्यक्ति से होता है बाद में। क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं के लिए इस समाज में ध्यान रखिएगा, जिस समाज में महिलाएं, यदि उनको आपने बिना देखरेख के, यदि जो मैंने कहा इनवॉलंटरी फंक्शन होता है उनका, जो काम वृत्ति हुआ या जैसे उनके बाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल बालों का उदाहरण देता हूं मैं, कि बालों में चोटी क्यों बांधी जाती थी? चोटी बांधने की वजह से काम वृत्ति और क्रोध कंट्रोल में रहता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा जब बाल खुले होते हैं, खुले बाल जो है किसका प्रतीक होते हैं? खुले बाल में आप केवल अपने पति के सामने जा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ पर चोटी को गुथने की प्रोसेस थी। तो आपने बोला बाल खुले किसका रूप होते हैं? किसका रूप होते हैं? हाँ, आप बोल रहे थे कि बाल खुले हुए आप अपने पति के सामने उस स्वरूप में जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को काम वृत्ति से देखते, उस समय जब आप जाते हैं, वो रोमांटिक एक जो होता है उस समय आप जाते हैं तो अलाउड है आपको, क्योंकि ये इसका प्रतीक माना जाता है। तो अब मुझे नहीं पता इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये इसीलिए हमारे यहाँ देखो, चाहे छोटी बच्चियां हो, उनके बाल गुथने की आदत शुरू से था। जब आप बालों को गुथते हैं इट टेक्स टाइम। आपने कहा ना कि क्यों हम लड़कों को तो नहीं है जिम्मेदारी, आपको क्यों है? क्योंकि वही संवार सकती है आपको। जब बालों को संवारने का आप झंझट मोल लेंगे ना, तो आप परिवार में भी यदि कोई झंझट है आप उसको भी संवारने का प्रयास करेंगे। उसको सिर्फ काट कर ये नहीं करेंगे कि मैंने काट कर उससे मुक्ति पाओ। तो ये प्रोसेस सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, सिंबॉलिक भी है, कि भाई आपको हर चीज को सहेज कर काम करने के हिसाब से आपके खेल ऐसे डिजाइन हुए जिसमें आपको परिवार को संभालने के हिसाब से आपको हर चीज करी गई कि आप परिवार को संभालने लायक बन जाओ। ओके, ठीक है। तो इसमें अब जैसे उपनयन संस्कार है, फॉर एग्जाम्पल बच्चियों का उपनयन संस्कार नहीं होता, उनका उपनयन संस्कार होता है मंगलसूत्र पहनाकर उनका पति करता है। अच्छा, तो जो उनका जनेऊ है वो मंगलसूत्र है। ओके, तो जब मंगलसूत्र, अब जैसे लड़का जो है मंगलसूत्र जनेऊ धारण करने के बाद अपने गुरु के साथ रहने जाता है, गुरु की सेवा में रहता है, गुरु से पहले उठता है, गुरु के पास होता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, उसको भी अपना, उसी को अपना कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान, उनको भगवान ही मानते हैं ना, उनकी आज्ञा में रहना, उसको भी सरेंडरिंग का भाव आ जाता है। एग्जैक्टली। तो पत्नी जो है वो भी अपने पति को
मैं आदर्श रूप में बात कर रहा हूँ, आज के कंटेक्स्ट में मत सोचिएगा, आई नो आप सोच रहे होंगे। जब पति पत्नी के विवाह करके जब लेके जाता है तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि वो उपनयन संस्कार करके, जनेऊ, वो मंगलसूत्र जनेऊ है, उपनयन संस्कार हुआ है, अब वो पत्नी पति के साथ जाके गुरु की तरह उससे पहले उठना, उसकी सेवा करना, उसके आज्ञा में रहना, वो करे जाएंगे। तो एक आदर्श रूप में, क्योंकि पहले अध्ययन किया होता था पति इतना कि वो उसको इतना ज्ञान देता था, पहला गुरु पति। आप कभी भी देखेंगे हमारे यहाँ महिलाएं जो गांव की होती हैं, वो जब किसी संत के पैर छूती थी तो वो अपने पल्लू को ऐसे कर लेती थी, यूं। अच्छा, आपने शायद मैसेज नहीं कहा, हमारे यहाँ पे गांव की महिलाएं आज भी ऐसा है कि जब किसी संत के भी पैर छुएंगी तो अपने पल्लू को ऐसे कर लेंगी कि वो ऐसे रुमाल से यूं कर लेंगी ऐसे, और उसके बाद उनके छींगी, डायरेक्ट कांटेक्ट गुरु से नहीं होना चाहिए, टच नहीं हो। तो उनका, क्योंकि गुरु केवल पति है। आज लेकिन वो व्यवस्था जब गुरुकुल की खत्म हो गई, अंग्रेजों ने 1820 में गुरुकुल धीरे धीरे खत्म कर दिए, स्कूलों का सिस्टम ला दिया, तो आप देखिए कितना खतरनाक वो आया कि जिन मंत्रों के जाप की वजह से जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पुरुषों का बहुत सही रहता था, सक्रिय रहता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को सम्मान के साथ, एक बार विवाह हो गया तो एक उनका पहला प्रेम ही वो होता था ना। बिल्कुल, अब देखिए ना आज की डेट में तो 8-9 साल की कोर्टशिप के बाद जब आप विवाह कर रहे हैं, देयर इज नो चार्म लेफ्ट। तो और शादी भी पहले जल्दी होती थी, अब तो शादी जल्दी होती थी भाई, लेकिन 16-17 साल की उम्र में हो जाती थी विवाह वगैरह। उसके बाद आप जाते थे तो जिम्मेदारी उस घर की जो भी है, खान पान, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस पहले इतनी दूर दूर 200-300 किलोमीटर दूर नहीं होती थी शादियां, लगभग 5-10 किलोमीटर दूर हो जाती थी। तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार लड़के के घर का खाना लड़की के घर आता था। अच्छा, जब तक वो गौना नहीं होता था। जब एक बार विवाह हो गया, फॉर एग्जाम्पल 12-13 वर्ष की विवाह कर दिया, बच्ची अभी अपने ही घर है, गौना होता था 16-17-18 साल की उम्र में, तो उससे पहले उस घर के खाने की आदत उसको पड़ जाए तो उस घर से उसके बाद खाना आता था, जिससे उसको पता लगे कि इस घर का स्वाद कैसा है। तो धीरे धीरे वो ऐसे किया जाता। तो बड़ी सुंदर प्रोसेसेस थी, नो ऑपरेशन नथिंग। तो मैंने आपको एक पहले एक प्रश्न किया था कि आपको लगता है कि आज महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि समाज उनको कैसे रख रहा है, खुद भी वो खुश हैं, या आपको लगता है कि दे आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस? आप मुझे बताइए। नो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज, क्योंकि फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि हमें लिबरेट होना है, हमें इक्वल होना है। किसी ने बताया है ये, हाँ, हमारे मन में था नहीं विचार। हाँ, ये कि अब हमें भी होना है। हम भी देख रहे हैं आसपास, बाकी की दुनिया तो लिबरेटेड है, काम कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। अमेरिका में, मैं आपको काटा हूँ, मुझे याद है, फिर वो टॉपिक छूट जाएगा। अमेरिका में महिलाओं को सिगरेट पीते हुए दिखाना जो है, इट वॉज कंसिडर्ड एज कि एक बहुत लिबरेटिंग एक जेस्चर है ये। उसकी वजह से दे यूज्ड टू डू स्लट वॉक करवाई जाती थी वहां पर, जिसमें महिलाएं जो है, जिनको कुछ पैसे दिए कि आपको जो है, आप मैगजीन आपकी फोटो खींचेगा, आपको सड़क पे सिगरेट पीते हुए और ऐसे बिल्कुल अच्छे से फैशनेबल कपड़े पहन के जाना है, एंड देन कि ये वुमेन लिबरेशन के हैं। तो उनको सिखाया गया कि सिगरेट पीना जो है वो आपके वो लिबरेशन है। अब यही चीज क्या होने लगी है, अब आपके जो 2 टियर सिटीज 3 टियर सिटीज के जो वेब सीरीज आ रही हैं, ये फिल्म्स आ रही हैं, जैसे बरेली की बर्फी टाइप की फिल्म आएंगी, जिनमें छोटे शहरों की लड़कियों को क्या दिखाते हैं कि इधर वो चुपके से, जो उनको टेंशन होती है, वो सिगरेट पी रही हैं। राइट। ये क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? कि सो दैट उनको पता लगे कि यार ये भी हम कर सकते हैं। उनके दिमाग में नहीं था ओरिजिनली कुछ भी, ये आइडिया सब इम्प्लांट किए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर ओरिजिनली आपके दिमाग में उपज रहे होते तो मैं समझता था, चलो ठीक है, आपको कुछ जेन्युइन विचार है, मैं तो हम बात नहीं करते। आपको तो सिखाया जाए, क्योंकि आपका खुद का स्वाध्याय है नहीं, आपके माता पिता अध्ययन कर नहीं रहे, आपके माता पिताओं को तो एक ही काम आ रहा है कि जो आपको पढ़ा देना है, नौकरी में लगा देना है, बस उतना ही करना है। घर में अतिथि की लिवे, मैं मजाक में कहता हूँ कि आज की डेट में घर में कोई अतिथि आ जाए, उसको तक संभालने की क्षमता जिन महिलाओं में नहीं है, मैं ये मानता हूँ वो महिला ज्यादा सशक्तिकरण तो नहीं है वो महिलाओं का। जो पहले की महिलाएं, जो घर में चाहे 10 लोग भी आ जाएं, वो चूल्हे पे बनाती थी, वो चूल्हे पे फूकनी से वो कर रही हैं, आटा गूंद रही हैं, हाथ से सब कुछ लकड़ी तोड़ के ला रही हैं। वो भी 10 लोगों का खाना बनाने से कभी परहेज नहीं किया उन्होंने, कि आए हैं तो खा के जाना पड़ेगा। आज वही महिलाएं घर में 2 दिन कोई आ जाए, उनके लिए खाना नहीं बना सकती। तो महिलाएं सशक्तिकरण तब था या अब है? कौन ज्यादा शक्ति वाली महिलाएं थी? वो मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन आप अभी जो स्त्री धर्म की बात हम कर रहे हैं, आज की दुनिया में, अभी प्रेजेंट टाइम्स में, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है स्त्री धर्म को लेकर? कि पुरुष जो कर रहे हैं, यदि हम वो करने लगेंगे तो हम उनके